students, welcome to पहल क्लासेज। सो आई एम प्रदीप कुमावत IITN। आप सबको पता होगा बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हमारी यूनिट हो गई है। उसके साथ ही हमने फर्स्ट चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं और साथ ही साथ सेकंड चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। डेली में कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं और साथ ही हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू कर दिया है। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट भी देखना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख ले। पहली बात ये है इंपॉर्टेंट कि जो मैं कवर कर रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर रहा हूँ, आपको काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए सब कुछ। आप यदि इतना कंटेंट अच्छे से कर लेंगे और अपनी NCERT बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम्स में, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कोई रोक नहीं सकता आपको टॉप करने से, फोड़ने से, यदि आप इतना फॉलो करेंगे तो आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हम 2.16 एग्जाम्पल तक ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो आज मैं शुरू कर रहा हूं, दैट इज 2.17। तो ध्यान से देखोगे सभी बच्चे की 2.17 एग्जाम्पल में क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है मेनली, तो बेटा ध्यान दोगे तो समझ आएगा। इसमें बोला गया है लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इट्स सराउंडेड बाय ए होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। तो देखो बेटा बोली क्या गई है, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं कि एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है और इसको सराउंड किया गया है एक होलो सिलेंडर से जिसकी लेंथ सेम है, ठीक है। इस एक होलो सिलेंडर से इसको क्या कर दिया गया है, सराउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो बेटा हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या आंसर करने हैं, ये इसके अंदर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम गॉस थ्योरम काम में लेंगे, उसकी हेल्प से हम करेंगे, ठीक है। सो देखे फटाफट बच्चों सभी कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कि हमने एक ये नॉर्मल सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, उसको चारों तरफ से हमने सराउंड कर दिया एक होलो सिलेंडर से, और सिंस हमें इसके अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है तो मैंने क्या किया, मान लो बेटा यहाँ से r डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस बनाई, दैट इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। आप सबको पता होगा ये तो कि इस r सरफेस की हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई सिलेंड्रिकल, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इस सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ में, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। बेटा आपने यदि नहीं देखे इनिशियल गॉस थ्योरम की वीडियो तो वो जरूर देख ले, वो देखने से यहाँ पे और क्लियरिटी आ जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा बताओ। एरिया वेक्टर्स पता चलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, लिख दो। यहाँ पे 3 सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3, ये वाली सरफेस हमारी जो कर्व्ड है। मैं गॉसियन सरफेस के लिए बातें कर रहा हूँ सारी, ठीक है। सो फटाफट से शुरू करेंगे हम। तो देखो आंसर में पहले मैं E.dA गॉस थ्योरम यूज करूंगा, E.dA इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो E.dA कितना आ जाएगा जी, E.dA बराबर आ जाएगा हमारे पास में, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे, E.dA फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस E.dA फॉर सेकंड सरफेस प्लस E.dA फॉर थर्ड सरफेस, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन हो जाएगा बेटा लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा करंट डेंसिटी है, एल मान लेते हैं इसकी लंबाई है, चार्ज कंडक्टर की लंबाई हमने कितनी ले ली, एल मान ली, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बहुत बढ़िया बात। तो क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा एल के बराबर। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से E.dA फॉर फर्स्ट सरफेस विल बिकम 0, क्यों हो जाएगा, E एंड A परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेकंड सरफेस के लिए भी 0 हो जाएगा, सेम रीजन। थर्ड सरफेस का केवल बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सिंस E यूनिफॉर्म है, E इंटीग्रल dA इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो सेकंड सरफेस है बेटा, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πrl, सो E मल्टीप्लाई बाई 2πrl इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए जी एल से एल कट गया, सो E की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज द E इनसाइड होलो कोएक्सियल सिलेंडर। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप ध्यान देंगे तो ये आंसर कुछ वैसा ही है जैसा कि इनफाइनाइट चार्ज उसकी वजह से होता है, हमारे सिलेंडर चार्ज वायर की वजह से होता है।
तो इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से भी हमारा आंसर यही आता है। और यहाँ पे सिंस लॉन्ग चार्ज सिलेंडर बोला हुआ है तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है, इनफाइनाइट सही है, तो आंसर दोनों की वजह से सेम आ रहा है, क्योंकि चार्ज कंटेंट क्वेश्चन सरफेस के अंदर सेम है, तो चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो चाहे और कोई हो, आंसर सेम ही आने वाला है हमारा इस तरह से। ठीक है, सो आई होप सिमेट्री होनी चाहिए तो आंसर इसी तरह का आएगा। समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, सिंपल सा पोर्शन है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.18 काफी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझेंगे इस प्रॉब्लम को सभी बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ जाती है। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे दोनों बंधे हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। क्या करना है हमें, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। बेटा ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो रेफरेंस हमेशा मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ऐसे नहीं होती है, हम जनरल जो एक्सप्रेशन निकालते हैं दैट इज फॉर इनफाइनाइट लेवल। तो मैं तो सिंपल ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या u एट जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है, u एट पॉइंट p विद रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट कैन बी टर्म एज u एट पॉइंट p माइनस u एट इनफाइनाइट। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको अपना पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में। आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देख ले बेटा जी, ये लेक्चर देख लोगे तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग सॉलिड सुपर हो जाएंगे, बिल्कुल तुरंत फोड़ोगे फिर सारे क्वेश्चंस। तो देखो यूपी इन्फिनिटी आ जाएगा, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। चलिए बहुत अच्छी बात है, रख दे वैल्यू, फिर पॉइंट पी पे निकालनी है, यूपी हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, और यू इनफाइनाइट तो जीरो ले लेते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी बात, तो देखो के की वैल्यू रखो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है, तो मैं माइनस ई लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई डिवाइड बाई आर कितनी दी हुई है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 10। इससे सॉल्व करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली आंसर निकालते इतने छोटे सिस्टम की, तो एक ई को तो रख लो और एक ई को खा जाओ, मतलब एक ई को यूज अप कर लो। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। ठीक है, इस 10 टू द पावर 10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 टू द पावर 10 बन के जाएगा ये ऊपर, अपॉन 53 भी को भी लिख लो यहाँ से, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 और ले लो, यहाँ से 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, माइनस साइन आएगा ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और एक इको में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये वोल्ट के हिसाब से आता, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ले लेंगे, जूल में आएगा। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो मैं उसी को एक तरह से समझ रहा हूँ कि ई से डिवाइड कर दिया हमने। ओके, एक ही कट जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, तो इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड करने पे आ जाता है। अब देखो इससे सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर ये और ये तो आपस में कट गए, और यहां से सॉल्व जब इनको कर लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास में माइनस पॉइंट, सॉल्व करने पे 27 के आसपास आ जाएगा, 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास में आंसर आया। ठीक है, क्योंकि बेटा साफ दिखना चाहिए कि 9 से 9 9 5 या 9 6। ठीक है, 6 बार का कुछ कटेगा और 6 से इसको काटूंगा तो लगभग ये उतनी बार कटेगा, लगभग इतना। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात, तो इतना आंसर लगभग आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट देखते हैं सभी। What is minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in its orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A? So पहली बात तो ये करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मैंने तो आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बाई 2। ये हमेशा जनरली होता है, आपको प्रूफ भी करके बताएंगे आपको जब हम पढ़ेंगे कौन सा न्यूक्लियस वगैरह, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पे प्रूफ भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा भाई। तो ये प्रूफ भी कर लेंगे, और अभी मैंने बताया भी था जब पढ़ा था, तो ध्यान देने की बात है। फटाफट से देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का बाई 2 मैग्नीट्यूड का बाई 2 है ना। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो पोटेंशियल एनर्जी आई मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.27 डिवाइड बाई 2, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.17 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा, ध्यान से देखो 0.13। ठीक है, और वो जो भी आएगा ना, इसको 0.26 ले लूं तो और अच्छा आंसर आएंगे ना। सो लगभग 0.13 के आसपास आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखो फटाफट से आगे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। मिनिमम वर्क कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए? तो बेटा टोटल एनर्जी निकालो। आप जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो आएगी हमारे पास में -0.27, ठीक है, बाय -0.27 थी प्लस 0.13 और ये 5 बेटा ले सकता हूं यहाँ पे, तो ये अप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर आ जाएगी -0.135, ठीक है। सो इसके बराबर है, क्योंकि पूरा डिवाइड करूंगा तो 1 0 बचेगा, तो 2 पंजे 5, ठीक है। सो 2 5 जा, तो ये आंसर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कब कोई पूछ रहा है वर्क कितना लगेगा उसको फ्री करने में, तो ध्यान दो तो इसको बाउंड किसने कर रखा है? दिस इज ऑल्सो नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, और बाइंड इसने कर रखा है। अब इसने बाउंड किया हुआ है, तो इसको जब खींचना है यहां से, तोड़ना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी कितना वर्क करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी का उल्टा। सो वर्क डन जो एक्सटर्नल को करना पड़ेगा दैट इज 0.135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना वर्क जब कर लेगा तो आंसर आ जाएगा। बेटा देखो मैंने वैल्यू कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन लेके की है, हो सकता है इसका आंसर 0.26 आ रहा हो सकता है 0.28 आ रहा हो, तो वो आप कैलकुलेशन कर लेना। मैंने अप्रोक्सीमेशन में किया है ये सारा कैलकुलेशंस, तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आंसर्स अप्रोक्सीमेशन में एक्सेप्टेड होते हैं। अब ऐसा नहीं बहुत वेरिएशन आ जाए, मतलब आंसर 0.26 और आप 0.36 करके आ रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट थोड़ा सा प्लस माइनस एक्सेप्टेड होता है आंसर में, ठीक है। आपका कंसेप्ट मेनली वो चेक करना चाहता है एग्जामिनर, तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। What are the answers of A and B above if the zero of potential energy is taken at 1.06 angstrom separation? अब ध्यान दे, बहुत काफी जोरदार वाला बात आ गया ये तो, कि अब के बार हमने जीरो ऑफ पोटेंशियल को कहा माना है यहाँ पे। अब चेंज हो जाएगी कहानी। कहानी चेंज क्या होगी, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट ए मान लो हमारे पास है कहाँ पे, जन ध्यान से देखो कि पॉइंट ए है मेरे पास में 0.53 पे, पॉइंट बी मेरे पास है 1.06 पे। अब ये बोल रहा है कि इसको हम जीरो ले रहे हैं, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है मुझे बताओ? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान से देखेंगे तो क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोल सकता हूं मैं? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? या वर्क डन एक्सटर्नल बोलूंगा तो वर्क डन एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूं से कहां तक लाने में? बी से ए तक लाने में। बी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो करना पड़ा वो आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे चेंज लिखना है कि जितना चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन, यहाँ ये डेफिनेशन से कर रहा हूं मैं सब कुछ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सो यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क, इसको ध्यान दो, वर्क डन मुझे निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू V8B माइनस क्यू V8A, दोनों से फाइंड कर लेंगे। सो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है बी की, ये पोटेंशियल एनर्जी है ए पे, तो फटाफट लिख ले इसको। सो आंसर आएगा बी पे जब मैं निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा -KE², क्योंकि बेटा ई चार्ज है दोनों, अपॉन 1.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये भी आ जाएगा माइनस ऑफ -KE² अपॉन 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 का, सॉरी वही आएगा, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकाल लो देखो, और ये डेल्टा यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगी U8B माइनस U8A, डन। सो बी पे कितनी पोटेंशियल है और ए पे कितना पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू इतना। सो फटाफट देखो, यहां से मैं क्या करूंगा, सिंस ये क्वांटिटी बड़ी है पॉजिटिव वाली, इसको साथ में ले लो, कॉमन ले लो, यहां से कॉमन आ जाएगा KE² अपॉन 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 कॉमन आ गया यहाँ पे, ओके। सो यहां से देखोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस यहाँ पे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2। और यहाँ पे देखने की बात है यूबी को हमने जीरो माना है, इसने क्वेश्चन में बोला है कि इनफाइन इस सेपरेशन पे जीरो ले लो, माइनस UA। सो आंसर आ जाएगा UA जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो इसका नेगेटिव माइनस साइन को इधर भेज देंगे, सो माइनस ऑफ KE² बाई
2 मल्टीप्लाई बाई 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -10। सो ये आंसर आ गया मेरे पास में यूए का। तो बेटा आपको यूए मिल गया, कितनी आ गई, ये पिछले बार का हाफ आंसर आएगा जो आया था हमारा। सो माइनस ऑफ 0.135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले रहा हूं मैं इसे, या आप कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर आ जाएगा। सो यूए पता चल गया हमें जब इस पे जीरो लिया। अब ध्यान देने की बात है, हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, बी पार्ट पूछे तो बता सकते हैं कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ होगी, और सिमिलर से पार्ट तरीके से आप बाइंडिंग एनर्जी इसको फ्री करने के लिए कितनी चाहिए वो भी निकाल सकते हैं, वो इसका हाफ आ जाएगा। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छी प्रॉब्लम थी ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली है, आप इसको अच्छे से देखें, कंसेप्ट क्लियर करें, डाउट न रखे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और इफ यू आर एंजॉइंग दिस प्लीज शेयर द लेक्चर्स ऑल्सो। थैंक्स।